प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार का चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन इस पार्टी ने इस बार का पूरा चुनावी माहौल बदल कर रख दिया है। मैदान में कोई ऐसा खिलाड़ी उतरा है जो ना तो परंपरागत सियासत से आता है, ना जातीय समीकरणों पर निर्भर करता है। वो हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। आइए समझते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में अब तक बात होती थी जाति की, आरक्षण की या फिर मोदी बनाम लालू बनाम नीतीश की। लेकिन पीके ने बातचीत का रुख ही बदल दिया है। उन्होंने राजनीति में एक नई भाषा जोड़ी है, विकास, शिक्षा, रोजगार और शासन में जवाबदेही की। जहां दूसरे नेता मंचों पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, पीके गांव-गांव जाकर बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल की हालत और स्थानीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वो भी किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई नागरिक अपने राज्य की हालत पर सवाल कर रहा हो। लोगों को ये नई राजनीति अलग लग रही है। वो पहली बार महसूस कर रहे हैं कि कोई नेता भी उनसे बिना वादा किए, बिना जात पात की बात किए बस काम की बात कर सकता है। और यही कारण है कि जन स्वराज पार्टी धीरे धीरे एक राजनीतिक आंदोलन में बदल रही है। प्रशांत किशोर ने जब अपनी पदयात्रा शुरू की थी तो बहुतों ने कहा था ये भी कुछ महीनों की कहानी होगी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो बिहार के किसी नेता ने पिछले दशकों में नहीं किया। दिन रात चलकर गांव-गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से एक सीधी बातचीत की। उनकी ये पदयात्रा किसी प्रचार अभियान से ज्यादा एक सामाजिक संवाद यात्रा बन गई। हर गांव में जाकर उन्होंने पूछा, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी है? आपके यहाँ नौजवान काम के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? आपके घर में सरकारी योजना आई या नहीं? और जवाबों को उन्होंने रिकॉर्ड किया, दस्तावेजों में डाला और कहा ये सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन जनता की नजर से। यानी वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वो डेटा इकट्ठा कर रहे थे। यही चीज प्रशांत किशोर को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है, भावनाओं से ज्यादा संरचना और डेटा में विश्वास करते हैं। अगर इसे आसान और बातचीत वाले अंदाज में समझें तो प्रशांत किशोर की असली पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनी। वो शख्स जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे चुनाव की चाल तय करता है। साल था 2012, जब गुजरात के चुनावों में नरेंद्र मोदी की कैंपेन मशीनरी अचानक बदली सी दिखने लगी। पहले जहां रैलियां भीड़ और जोश पर चलती थी, वहीं अब सब कुछ डेटा ड्रिवन यानी आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित हो गया। किस इलाके में कौन सी बात लोगों को प्रभावित करती है, कौन से नारे काम करते हैं, किस समय भाषण का असर ज्यादा होता है, ये सब अब अनुमान से नहीं बल्कि सटीक डेटा और सर्वे से तय होने लगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे थे प्रशांत किशोर। उन्होंने मोदी की टीम में मैसेज डिसिप्लिन यानी संदेश की एकरूपता का कॉन्सेप्ट लाया। पहले की तरह हर नेता अपने हिसाब से नहीं बोलता था। अब हर बयान, हर पोस्टर, हर भाषण एक ही मुख्य विचार के इर्द गिर्द घूमता था, गुजरात मॉडल। इसी दौर में उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए जो उस समय भारत की राजनीति में बिल्कुल नए थे, जैसे 3D होलोग्राम रैलियां, जिनमें मोदी एक साथ दर्जनों जगहों पर वर्चुअली दिखाई देते थे। लोगों को ऐसा लगता था जैसे वो लाइव उनके सामने बोल रहे हों। ये तकनीक पहले कभी किसी भारतीय चुनाव में पहले इस्तेमाल नहीं हुई थी। फिर 2013 में पीके ने अपने विजन को संस्थागत रूप दिया और बनाया सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG, एक ऐसा मंच जिसमें IIT और IIM जैसे संस्थानों से पढ़े हुए युवा जुड़े। इन युवाओं ने देश भर में बैठकर लोगों के मुद्दे, गली गली का फीडबैक और लोकल डेटा इकट्ठा किया ताकि प्रचार जनता की भाषा में बोल सके। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी CAG टीम ने चलाया था वो आइकॉनिक कैंपेन, चाय पर चर्चा। देश भर के कस्बों और शहरों में चाय की दुकानों पर नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बातचीत कराई गई, जिससे उनकी जनता का नेता की छवि और मजबूत हुई। उस वक्त कहा जाता था कि CAG की कार्यशैली वैसी थी जैसे अमेरिका के ओबामा कैंपेन के बैक रूम में होती थी, यानी सब कुछ बेहद प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और मैसेज केंद्रित। मतलब भारतीय राजनीति में पहली बार किसी ने चुनाव को एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट की तरह संभाला।
और यही था प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक। बिहार में दशकों से तीसरे विकल्प की बात होती रही, लेकिन कोई उसे साकार नहीं कर पाया। कभी लोक जनशक्ति पार्टी ने कोशिश की, कभी वाम दलों ने, लेकिन हर बार समीकरण दो खेमों में सिमट जाता था। इस बार पीके ने इस ठहराव को तोड़ दिया। लोग कहने लगे हैं, अगर किसी को राजनीति में ईमानदार कहा जा सकता है तो वो शायद प्रशांत किशोर ही है, क्योंकि पीके ने साफ कहा, ना गठबंधन ना समझौता, हम 243 की 243 सीटों पर लड़ेंगे। इस घोषणा ने पूरा माहौल बदल दिया है। अब जो वोटर बार बार सोचते थे कि किसे चुने, सब तो एक जैसे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो इस बार कुछ नया देख लेते हैं। यानी चाहे जनसुराज जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने मतदाताओं को एक तीसरी सोच दे दी है कि विकल्प संभव है। जब पीके ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो शराबबंदी 1 घंटे के भीतर हटाई जाएगी, तो राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया। किसी ने कहा ये तो बेईमानी है, किसी ने कहा ये जनता की आवाज है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बिहार के सबसे दबे हुए मुद्दे को खुलकर सामने रख दिया है। शराबबंदी कानून लागू तो हुआ, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार बढ़ गए। लोग चुपचाप भुगत रहे थे, कोई राजनीतिक दल इस पर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पीके ने वो बात कही जो गली मोहल्ले में लोग फुसफुसा कर कहते थे। नीतीश जी का कानून अच्छी नीयत से था, लेकिन अब ये सिस्टम का मजाक बन गया है। अगर सीधी जुबान में कहें तो शराबबंदी हटाने का वादा ही इस वक्त प्रशांत किशोर की राजनीति का असली इम्तिहान बन गया है, एक तरह से उनका लिटमस टेस्ट। जनसुराज पार्टी का कहना है कि अगर शराबबंदी कानून हटाया जाता है तो उस पैसे से राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शी फंडिंग की जाएगी। यानी उनका तर्क ये है कि सरकार को पाबंदियों से नहीं, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस से चलना चाहिए, जहां राज्य का राजस्व भी बढ़े और समाज पर इसका इस्तेमाल भी साफ साफ दिखे। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में जब जनसुराज पार्टी लॉन्च हुई थी, तो मंच से ही पीके ने इस मुद्दे को बहुत साफ शब्दों में दोहराया। उन्होंने कहा, शराबबंदी ने ना समाज सुधारा ना प्रशासन, उल्टा भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार और पुलिस राज को बढ़ावा दिया। यानी उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को सीधे छुआ जिस पर अब तक कोई खुलकर बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। अब ये बात दो तरफा असर डालती है। एक तरफ वो लोग जो जमीनी हकीकत जानते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं, मजदूर वर्ग और छोटे दुकानदार, वो कहते हैं कि पीके ने सच कहा, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर अब हर कोई पैसे लेकर छोड़ने या डर दिखाने का धंधा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा, खासकर वो लोग जो शराबबंदी को नैतिक सुधार मानते हैं, उन्हें ये बयान बेहद विवादास्पद लगता है। उनके लिए ये कदम जोखिम भरा प्रयोग है जो समाज में नशे को फिर से बढ़ावा दे सकता है। इस बयान ने भले ही कुछ वर्गों को नाराज किया हो, लेकिन इसने पीके को एक ऐसा नेता बना दिया जो जनता की सीधी बात बोलने से नहीं डरता। जनसुराज पार्टी को चुनाव आयोग से स्कूल बैग का प्रतीक मिला है और यही चीज उनके एजेंडा को परिभाषित करती है। पीके बार बार कहते हैं, अगर बिहार को बदलना है तो स्कूल से शुरू करना होगा। उनका फोकस है शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक भर्ती, टेक्निकल स्किल्स और गांव स्तर पर रोजगार का निर्माण। उनका 5 सूत्रीय एजेंडा शिक्षा, रोजगार, कृषि उद्योग, निजी क्षेत्र का विस्तार और कल्याण बिहार के युवाओं के दिल को छू रहा है, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिन पर नीतियों की कमी ने पलायन और गरीबी को जन्म दिया है। यानी स्कूल बैग सिर्फ चुनावी प्रतीक नहीं है, ये एक विजन का प्रतीक बन गया है। बिहार की जनता पीके को 2 नजरों से देख रही है। एक वर्ग कहता है, आखिर कोई तो आया जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात कर रहा है। दूसरा वर्ग थोड़ा सशंकित है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या ये भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है? लोग उनके इरादों को लेकर उत्सुक भी हैं और सतर्क भी, क्योंकि बिहार की जनता ने बहुत से मसीहा आते और जाते देखे हैं, लेकिन जो बात पीके को अलग करती है वो है उनकी स्पष्टता और आत्मविश्वास। वो कहते हैं, अगर जनता साथ देगी तो मैं सरकार बनाऊंगा, अगर नहीं देगी तो खुद को हारा मानूंगा। कोई गठबंधन नहीं, कोई सौदा नहीं। ऐसी बात आज के दौर में शायद ही कोई नेता कहता है। हर बड़े नेता की तरह पीके पर भी सवाल उठते रहे हैं। कभी कहा गया कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, तो कभी कहा गया कि वो कॉर्पोरेट सपोर्टेड चेहरा हैं।
कुछ विरोधी नेताओं का कहना ये है कि उनका मकसद महागठबंधन के वोट बैंक को तोड़ना है ताकि अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा हो सके। उनकी आय, संपत्ति और नवयुग इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों से उनके कथित संबंधों पर भी चर्चा रही है। हालांकि पीके ने बार बार कहा कि मैंने अपने परिश्रम से पैसा कमाया है, किसी नेता या दल से नहीं। लेकिन सियासत में ये सवाल उतना लाजमी है और शायद पीके भी जानते हैं कि पारदर्शिता की परीक्षा सबसे मुश्किल होती है। अगर प्रशांत किशोर की तुलना किसी से की जा सकती है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दोनों सिस्टम से बाहर आए, दोनों ने राजनीति को एक नए नजरिए से देखा, दोनों ने कहा हम राजनीति बदलने आए हैं। लेकिन अंतर ये है कि केजरीवाल आंदोलन से निकले जबकि पीके डेटा और स्ट्रेटजी से निकले हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता का रास्ता जल्दी पकड़ लिया, पर अब वो भी उसी सत्ता पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब लोग एक सवाल बहुत बार पूछते हैं, क्या प्रशांत किशोर बिहार के दूसरे अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं? ये तुलना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में अचानक बदलाव का प्रतीक बनकर सामने आए। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा ठहरकर और बातचीत के अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले समानताएं साफ दिखती हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने 2013-14 के बीच तीसरा विकल्प दिया था। बीजेपी बनाम कांग्रेस की पुरानी लड़ाई में आम आदमी पार्टी अचानक एक नई कहानी बन गई थी। बिल्कुल वैसे ही बिहार में पीके भी एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरी राह दिखा रहे हैं। वो खुद को ना तो किसी दल का विरोधी बताते हैं, ना किसी का समर्थक, बल्कि कहते हैं हम बिहार को उसके असली मुद्दों पर वापस लाना चाहते हैं। दूसरी बात, दोनों के पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपील है, यानी जनता के उस हिस्से से संवाद जो पुराने नेताओं से ऊब चुका है। केजरीवाल ने साफ राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा दिया था। पीके कह रहे हैं जाति और धर्म की जगह शिक्षा, रोजगार और विकास पर बात करो। मतलब दोनों ने जनता के मन में वही दर्द छुआ और जनता अब जातिगत राजनीति से थक चुकी है, अब बदलाव चाहिए। तीसरी समानता, दोनों का काम करने का तरीका नया और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। केजरीवाल ने अपने वॉलंटियर नेटवर्क से दिल्ली में क्रांति जैसी हवा बनाई थी, सोशल मीडिया, कॉल सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक जैसे प्रयोगों के साथ। पीके भी बिल्कुल उसी तरह डेटा, सर्वे और युवाओं के जमीन से जुड़ाव पर भरोसा करते हैं। उनकी पद यात्रा में जो वॉलंटियर्स हैं वो किसी पार्टी के पारंपरिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि वो युवा हैं जो बदलाव देखना चाहते हैं। ये तो हो गई समानता की बात। अब फर्क कहाँ है? यहाँ आकर बात थोड़ा दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा फर्क है उदय की पृष्ठभूमि। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकले, जो एक जन आंदोलन था। उनका जन्म भीड़ के बीच से हुआ। वहीं प्रशांत किशोर राजनीति के बैक रूम से आए। वो शख्स थे जो नेताओं को जीतने की रणनीति बताते थे, लेकिन खुद मंच पर कभी नहीं आए। यानी केजरीवाल का सफर नीचे से ऊपर की तरफ गया और पीके का ऊपर से नीचे की तरफ। साधारण भाषा में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने और प्रशांत किशोर किंग मेकर से मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। दूसरा बड़ा फर्क, सरकार चलाने का अनुभव। आपने बहुत जल्दी दिल्ली में सरकार बनाई और शिक्षा व स्वास्थ्य मॉडल से अपनी वैधता पक्की कर ली। वहीं प्रशांत किशोर अब तक किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। वो जनता से सीधे संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सफर अभी अधूरा है। इसलिए उनके लिए चुनौती दोहरी है। पहले लोगों को अपने पक्ष में करना, फिर अपनी टीम को प्रशासन में साबित करना। तीसरा फर्क है राजनीति पोजीशनिंग का। केजरीवाल ने शुरू से खुद को राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बताया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी फैलाने का सपना देखा। पीके की पोजीशनिंग थोड़ा अलग है। वो कहते हैं मैं राजनीति नहीं, बिहार सुधार आंदोलन करना चाहता हूँ। उनकी सोच ज्यादा लोकल है, यानी फोकस सिर्फ बिहार पर है, पूरे देश पर नहीं। उनका कहना है कि वो ना तो बीजेपी विरोधी हैं, ना कांग्रेस समर्थक, बल्कि बिहार पक्षीय हैं। इसलिए अगर आप ध्यान दें तो दोनों के बीच का फर्क साफ हो जाता है। केजरीवाल ने दिल्ली की व्यवस्था बदलने की राजनीति की, जबकि पीके बिहार की सियासत की संस्कृति बदलने की राजनीति कर रहे हैं। एक ने सत्ता में रहकर सिस्टम को रिपेयर किया, दूसरा सिस्टम में घुसने से पहले उसे रीसेट करना चाहता है। लेकिन जनता की नजर में दोनों का एक साझा वादा है कि अब राजनीति पुराने अंदाज में नहीं चलेगी। और यही कारण है कि लोग अक्सर पूछते हैं
क्या पीके अगले केजरीवाल हैं? हालांकि पीके का जवाब इस पर बड़ा दिलचस्प होता है। वो कहते हैं, मैं किसी का दूसरा नहीं बनना चाहता, मैं बिहार का पहला अच्छा नेता बनना चाहता हूँ। शायद यही वाक्य उनके राजनीतिक सफर का सार है। वो ना सिस्टम के दुश्मन हैं, ना उसके गुलाम, बस उसे रीडिजाइन करना चाहते हैं। पीके कहते हैं, मैं दिल्ली नहीं बिहार बदलना चाहता हूँ। यानी वो अपनी राजनीति को स्थानीय, दीर्घकालिक और वैचारिक रखना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार दिल्ली नहीं है। यहाँ जाति, वर्ग और पहचान की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। अब जैसे किसी भी काम में सफलता के लिए हमें उस काम में अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को मेजर करना पड़ता है, ठीक उसी तरह अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की ताकत और कमजोरियों की। तो कहानी काफी दिलचस्प है। सबसे पहले उनकी ताकतों की बात करते हैं। पीके की सबसे बड़ी पूंजी है उनकी बुद्धिमत्ता और चुनावी रणनीति का अनुभव। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को जिताने का काम पहले ही कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और नीतीश कुमार तक सबकी रणनीति में उनका दिमाग काम कर चुका है। उनकी दूसरी बड़ी ताकत है जनता से उनका सीधा संवाद। उनकी पदयात्रा ने उन्हें सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक जन सुनवाई मंच बना दिया। गांव-गांव घूमकर उन्होंने जो भरोसा कमाया है वो किसी टीवी डिबेट से नहीं मिल सकता था। उनकी तीसरी ताकत है उनका मुद्दों का चुनाव। उन्होंने जाति की जगह विकास, शिक्षा और रोजगार को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। यही कारण है कि आज बिहार का युवा वर्ग उन्हें ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे उनमें अपना भविष्य नजर आता है। उनकी इन सारी ताकतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो बिहार चुनाव में एक मजबूत दावेदार हैं। लेकिन जहां ताकत है वहीं कमजोरियां भी। तो अब बात करते हैं उनकी कमजोरियों की। तो सबसे पहली कमजोरी है उनकी पार्टी। उनकी पार्टी अभी नई है। अगर आप ध्यान से देखें तो जन स्वराज पार्टी की शुरुआत किसी अचानक आए राजनीतिक जोश का नतीजा नहीं थी। ये एक धीरे धीरे पके हुए विचार का परिणाम थी। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन जब प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का औपचारिक ऐलान किया तो ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई थी। ठीक 2 साल पहले इसी दिन उन्होंने अपनी मशहूर पदयात्रा की शुरुआत की थी और उस यात्रा में उन्होंने बिहार के लगभग हर जिले में जाकर जनता से सीधे बात की थी। इसलिए 2 अक्टूबर का दिन उनके लिए नई शुरुआत नहीं बल्कि पुराने वादे की पूर्ति जैसा था। संगठन की बात करें तो प्रशांत किशोर ने शुरू से ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी पार्टी सिर्फ युवाओं की भीड़ नहीं है बल्कि अनुभव और नए जोश का मेल है। इसी सोच के तहत उन्होंने रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को बिहार इकाई की कमान दी और मई 2025 में पूर्व सांसद उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यानी एक तरफ नौजवान वॉलंटियरिज्म और तकनीक से लैस टीम, दूसरी तरफ अनुभवी नेताओं का गाइडेंस। ये मिश्रित मॉडल उनकी संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जब नवंबर 2024 में जन स्वराज पार्टी पहली बार मैदान में उतरी तो उसका हकीकत से सामना हुआ। 4 उपचुनावों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, चारों में पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे पर नतीजे कुछ खास नहीं रहे। 3 सीटों पर जमानतें जब्त हो गईं और वोट शेयर औसतन काफी कम रहा। यानी जन स्वराज की हाइप को अभी वोटों में बदलना बाकी था। इस नतीजे से साफ संदेश गया, सोशल मीडिया पर चर्चा और ग्राउंड पर जनाधार दोनों अलग चीजें हैं। पीके की रणनीति और ब्रांडिंग को जनता ने सुना तो जरूर, लेकिन पीके को उसे अपना वोट बनाने में अभी वक्त लगेगा। फिर भी इन शुरुआती असफलताओं के बावजूद पीके ने हार नहीं मानी। उनका कहना है, हम 2025 का नहीं 2030 का बिहार बना रहे हैं। यानी ये चुनाव उनके लिए अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि पहला इम्तिहान है। और यही बात जन स्वराज को दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक नई पार्टी नहीं बल्कि बिहार में राजनीति की नई सोच की प्रयोगशाला है। संगठनात्मक स्तर पर जन स्वराज अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो पुराने जमे हुए दलों को चुनौती दे सके। दूसरी बात, बड़े जनाधार वाले नेता उनके साथ नहीं हैं। बिहार जैसे राज्य में सिर्फ विचार नहीं, साथ में मजबूत स्थानीय चेहरों की भी जरूरत होती है। और सबसे अहम बात, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों को छुए बिना सत्ता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है।
पीके का मॉडल वैचारिक है, लेकिन बिहार की जमीन पर जाति आज भी सबसे बड़ा वोट बैंक फैक्टर है। और आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या जनता एक स्ट्रेटजिस्ट को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि अब तक पीके एक मास्टरमाइंड रहे हैं जो पर्दे के पीछे से खेलते थे। अब वो मैदान में हैं और मैदान में सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और भरोसा भी जीतना पड़ता है। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है, क्या वाकई में बिहार की राजनीति में तीसरा ध्रुव बन रहा है? क्योंकि अब तक जो राज्य की सियासत हमेशा दो हिस्सों में बटी रही है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस पुराने समीकरण को झटका दे दिया है। पीके का प्लान किसी एक मुद्दे पर नहीं टिका है। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा आधारित विरोध का रास्ता चुना है, यानी वो सीधे रोजगार, शिक्षा, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे ठोस मुद्दों पर बात करते हैं। उनका हर भाषण, हर सभा इन 4 थीम्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो साफ कहते हैं, बिहार का असली संकट जाति नहीं, बेरोजगारी है, और यही बात युवाओं को उनसे जोड़ रही है। दूसरा बड़ा पहलू है उनका आउटरीच मॉडल। पीके की 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पद यात्रा ने उन्हें गांव-गांव तक पहुंचा दिया। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, वो मिट्टी में चलकर लोगों की बात सुनते हैं। उनकी ये यात्रा उन्हें टीवी वाला चेहरा से निकालकर गांव का आदमी बना चुकी है। यही उनकी असली पूंजी है। तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रयोग। जन स्वराज पार्टी में टिकट देने की प्रक्रिया बाकी दलों जैसी नहीं है। यहाँ परिवार या पैसे से ज्यादा अहमियत दी जाती है पहली बार राजनीति में आने वालों को। उनका स्लोगन है, नए चेहरे पहली बार। वो कहते हैं, अगर बिहार को नया बनाना है तो नेताओं को भी नया बनाना पड़ेगा, और इसलिए वो हर जिले में स्थानीय स्तर पर इंटरव्यू लेकर उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जो बिहार में एक अनोखा प्रयोग है। यानी जो लोग सोचते हैं कि जन स्वराज सिर्फ प्रचार या हाइप है, उनके लिए ये बात साफ है, ये कोई हवा में चल रहा आंदोलन नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तीसरा रास्ता है जो पुराने गठबंधन गणित को तोड़ सकता है। अब सवाल ये है, जनता इस नए रास्ते को कैसे देख रही है? इस पर राय बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे आशा का नैरेटिव मानते हैं। उनके लिए पीके वो नेता हैं जो पहली बार खुलकर शराबबंदी की असफलता, स्कूल फर्स्ट मॉडल और लोक रोजगार की पारदर्शिता पर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, कम से कम कोई तो है जो असली मुद्दों पर बहस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो अब भी दुविधा या संशय में है। लोग पूछते हैं, क्या ये सब वाकई नया है? क्या ये भरोसे के काबिल हैं? कई लोग 2024 के उपचुनावों का उदाहरण देते हैं, जहां जन स्वराज को वोट मिले पर जीत नहीं। तो ये शंका कायम है, क्या विधानसभा में पीके उस जन समर्थन को वोटों में बदल पाएंगे या नहीं? यही वजह है कि प्रशांत किशोर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन दोहराते हैं, मैं बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, कम से कम अगले 10 साल यहीं रहूंगा, और हर पैसा सरकार की नजर में है। वो ये इसलिए कहते हैं ताकि जो लोग उन पर बाहरी फंडिंग या छिपे राजनीतिक एजेंडे का शक करते हैं, उन्हें जवाब मिल सके। कुल मिलाकर 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहने वाला, बल्कि राजनीतिक सोच की परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ पुराने खिलाड़ी हैं जो अपने जातीय और गठबंधन समीकरणों पर भरोसा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जनता की भागीदारी से राजनीति का नया मॉडल पेश कर रहे हैं। अब ये बिहार की जनता पर है कि वो किस दिशा को चुनती है, पुराने रास्ते को या इस नए जन स्वराज पथ को। अब असली सवाल यही शुरू होता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए सही मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? क्योंकि जितनी बातें, वादे और हाइप उनके इर्द गिर्द है, उतना ही बड़ा सवाल उनकी काबिलियत बनाम स्वीकार्यता का भी है। देखिए, पीके की खासियत ये है कि वो चीजों को बहुत साफ तरीके से कहते हैं। वो लोकप्रियता के जाल में नहीं पड़ते। कभी कभी उनकी बातें लोगों को कटु जरूर लगती हैं, जैसे शराबबंदी हटाने का बयान या नेताओं पर खुलकर तंज कसना, लेकिन यही उनका अलग अंदाज है। वो राजनीति में वही कह रहे हैं जो कई नेता सोचते तो हैं पर कहने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए जो युवा या जागरूक वर्ग हैं, वो उन्हें एक ईमानदार लेकिन ठोस सोच वाले नेता के रूप में देखता है। पर अब भी एक बड़ी हकीकत ये है कि बिहार में चुनाव सिर्फ काम और नीयत से नहीं, बल्कि गठजोड़ और जातीय गणित से भी तय होते हैं।
पीके इस गणित को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या जनता इसके लिए तैयार है? क्या वाकई बिहार के मतदाता डेटा आधारित विकास मॉडल को जाति और धर्म से ऊपर रखेंगे, या फिर वही पुराना कौन किसका है वाला समीकरण 2025 में भी तय करेगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा? अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। क्या बिहार को अब एक स्पष्ट सोच वाले नीति आधारित मुख्यमंत्री की जरूरत है, या फिर जोड़ तोड़ और परंपरागत राजनीति ही इस राज्य की हकीकत बनी रहेगी? जनता का मूड बदल रहा है, लेकिन क्या बिहार की तकदीर भी बदलेगी? ये सवाल अभी बाकी है। तो आज के एपिसोड को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। मैं हूं मृदुल द्विवेदी, आप देख रहे थे बजरबट्टू दुनिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां एक बार फिर बात होगी देश की, पर नजर होगी लोगों पर। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें बजरबट्टू दुनिया को।